नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। कभी सोचा है कि हमारे देश में पर्यावरण के नियम, जो कभी सिर्फ हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा हुआ करते थे, वो संविधान से मिले पक्के मौलिक अधिकारों में कैसे बदल गए? ये सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखे कानूनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है प्रकृति और हमारे बीच बदलते हुए उस गहरे रिश्ते की, जिसने आज का कानूनी ढांचा तैयार किया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, साफ हवा में सांस लेना हमारी सबसे बेसिक जरूरत है ना? लेकिन इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए भी देश की सबसे बड़ी अदालतों को दखल क्यों देना पड़ा? क्या हालात हमेशा से ऐसे ही थे, या वक्त के साथ हमारी व्यवस्थाओं ने ही हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन जड़ों और औपनिवेशिक काल के दोहन की। फिर हम देखेंगे आज़ादी के बाद आए अहम कानूनों को। उसके बाद बात होगी संवैधानिक जीवन के अधिकार की, और अंत में हम समझेंगे न्यायिक सक्रियता और आज की आधुनिक चुनौतियों को। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन जड़ें और औपनिवेशिक दोहन, संरक्षण से निष्कर्षण तक। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो चीज़ें बड़ी दिलचस्प नजर आती हैं। देखिए, 300 ईसा पूर्व में ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जंगलों को मैनेज करने के नियम लिख दिए गए थे। लेकिन सदियों बाद जब ब्रिटिश राज आया तो 1865 में पहला वन अधिनियम बना, जिसकी सोच बिल्कुल ही अलग थी। और फिर तेजी से आगे बढ़ें तो 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे आधुनिक कानून सामने आए, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को एक नया रूप दे दिया। अब इन दोनों दौर की सोच में जो फर्क था ना, वो सच में चौंकाने वाला है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रकृति को भगवान का दर्जा हासिल था। पृथ्वी, अग्नि, जल, सबकी पूजा होती थी। बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा सबसे ऊपर थी, मतलब एक तरह की कम्युनिटी ओनरशिप थी। लेकिन फिर अंग्रेज आए, उनकी औपनिवेशिक सोच बिल्कुल अलग थी। उनके लिए जंगल कोई पवित्र जगह नहीं, बल्कि पैसा कमाने की मशीन थे। उनका सीधा सा फंडा था, संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करो, सरकार का पूरा कंट्रोल रखो और रेलवे या जहाजों के लिए जम के लकड़ियां काटो। खैर, ऐसा नहीं है कि प्रकृति से ये प्यार सिर्फ प्राचीन काल तक ही सीमित था। मध्यकाल में भी स्थानीय समुदायों ने कमाल का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखा था। आपने बावड़ी या मंदिर के तालाबों के बारे में तो सुना ही होगा। ग्राम पंचायतों के अपने कड़े नियम होते थे। पानी को मैनेज करने का ये विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज तरीका इतना शानदार था कि वो सूखे से भी बचा लेता था और ग्राउंड वाटर को भी बेहतरीन तरीके से रिचार्ज करता था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, स्वतंत्रता पश्चात विधायी मील के पत्थर, एक आधुनिक ढांचे का निर्माण। आजादी के बाद देश में तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था, और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। इसने भारत को भी पर्यावरण के वैश्विक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। उसी साल हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। फिर 1980 में वनों की कटाई रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम लाया गया। लेकिन 1984 में जो भयानक भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी भयानक हादसे का ही नतीजा था कि सरकार को 1986 में एक बहुत ही सख्त और व्यापक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास करना पड़ा। अगर हम कानूनी दस्तावेजों और जर्नल्स का गहराई से विश्लेषण करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बात यह थी कि इतने सारे कानून तो बन गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत में वे कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी प्रदूषण को रोकने में काफी हद तक नाकाम साबित हो रहे थे। यह साफ था कि अब सिर्फ इन कानूनों से काम नहीं चलने वाला था, बल्कि सिस्टम में एक बहुत गहरे संवैधानिक बदलाव की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, संवैधानिक जीवन का अधिकार, न्यायपालिका का हस्तक्षेप। इस पूरी न्यायिक क्रांति को समझने के लिए एक कानूनी शब्द को समझना बहुत जरूरी है, लोकस स्टैंडी। मतलब अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार किसके पास है। पहले नियम बड़ा सख्त था कि जो पीड़ित है सिर्फ वही केस कर सकता है। लेकिन भारतीय अदालतों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इन तकनीकी नियमों को ढीला कर दिया। उन्होंने जनहित याचिकाओं यानी PIL का रास्ता खोल दिया, ताकि कोई भी आम नागरिक पर्यावरण के नुकसान के खिलाफ आवाज उठा सके। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें 1991 के सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में देखने को मिलता है। इस केस ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। मजे की बात यह है कि याचिकाकर्ता ने यह मामला अपनी किसी निजी शिकायत या स्वार्थ की वजह से दायर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके को जाने नहीं दिया। उन्होंने इस व्यक्तिगत लड़ाई को एक बहुत बड़े जनहित में बदल दिया।
अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीने का अधिकार हमें मिला है, उसमें प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार भी पूरी तरह से शामिल है। उस दौरान अदालतों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बहुत ही पावरफुल थी। उन्होंने कहा कि प्रदूषित वातावरण एक धीमे जहर की तरह है और ये सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अदालतों ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरण का विनाश कोई छोटी मोटी पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी छीनने जैसा है। चाहे वो देहरादून की खदानों का मामला रहा हो या फिर गंगा नदी में प्रदूषण का, न्यायपालिका ने हमेशा आर्थिक फायदों से ऊपर लोगों की जान और हमारे इकोसिस्टम को रखा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A में भी नई जान फूंक दी। पहले इन्हें सिर्फ सरकार की एक तरह की नीति या गाइडलाइन माना जाता था, लेकिन अदालतों ने कहा नहीं, ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि राज्य और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी है। मतलब एक स्वस्थ पर्यावरण का हमारा अधिकार तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करने की अपनी जिम्मेदारी न निभाएं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग की तरफ, न्यायिक सक्रियता और आधुनिक चुनौतियां, आगे का रास्ता। समय के साथ पर्यावरण से जुड़े मामले बहुत ज्यादा पेचीदा होने लगे थे। इन जटिल मामलों से निपटने के लिए ही 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना की गई। इस खास ट्रिब्यूनल को बनाने का मकसद बिल्कुल साफ था, पर्यावरण से जुड़े विवादों का निपटारा तेजी से हो और सबसे अहम बात, फैसले सिर्फ कानूनी दलीलों पर नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों और एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित हों। लेकिन एक मजबूत कानूनी ढांचा और एनजीटी जैसे पावरफुल संस्थान होने के बावजूद क्या जमीनी हकीकत सच में बदल गई है? सच्चाई ये है कि आज भी हम बिना ट्रीट किए गए सीवेज, जहरीली हवा, लाल फीताशाही यानी सरकारी देरी और बेहद कमजोर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट जैसी समस्याओं से रोज जूझ रहे हैं। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच का ये टकराव आज भी जारी है। तो सवाल उठता है कि इन बड़ी बाधाओं से कैसे पार पाया जाए? इसका जवाब छुपा है नई तकनीक और पावर को निचले स्तर तक ले जाने में। हमें अब ग्रीन बजटिंग और सैटेलाइट्स के जरिए मॉनिटरिंग की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्रदूषण को ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को उनके जंगल के अधिकार सौंपना बहुत जरूरी है। और हाँ, क्लीन एनर्जी और ग्रीन स्टार्टअप्स इस पूरे गेम को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और अहम सवाल छोड़कर जाता है। कोई भी विकासशील देश अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरत और प्रकृति को बचाए रखने की मजबूरी, इन दोनों के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाए? सच तो यह है कि इसी संतुलन पर हम सबका कल टिका हुआ है। आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।